बजट 2023 आने से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। सर्वेक्षण में मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% के हिसाब से ग्रोथ करने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। 1 फरवरी के देश का आम बजट जो आना है, जिससे जनता को उम्मीदें काफी हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद केसरी अर्थशास्त्री से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। वो किस तरीके से देखते हैं, दिखा रहे हैं आपको। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो संसद के पटल पर रख दिया है। क्या कुछ इसमें खास है और बजट में क्या कुछ लोगों को मिलने वाला है, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है ललन प्रसाद केसरी जी। प्रोफेसर हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। सर, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश कर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत इस समय सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस समय भारत का 5वां स्थान है अगर दुनिया की जीडीपी के हिसाब से देखें तो। और अगर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो भारत 3रे नंबर पर है। ये जो इतना तेज़ी के विकास हुआ है ये मंदी के बावजूद है, इसलिए ये बड़ा क्रेडिटेबल है। सप्लाई श्रृंखला जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में हुई उससे ये श्रृंखला बाधित हो गई और माल का आवागमन, फूड ग्रेन्स का और इसेंशियल कमोडिटीज़ का सबके ऊपर इसका असर पड़ा। और यूक्रेन और रूस ये गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक भी हैं और यूक्रेन से भी गेहूं और फर्टिलाइज़र्स और खाने का तेल और ये सब चीज़ें बहुत सारे देशों में जाती थी। इनका जाना बहुत बंद हो गया एक तरह से और बहुत मुश्किल से वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो पाती हैं। तो इसकी वजह से एक खाद्य संकट दुनिया के अंदर आ गया और ऐसे समय में इस खाद्य संकट में भारत ने दुनिया की मदद की और बहुत सारे देशों को भारत ने गल्ले का निर्यात किया। दूसरे, अगर हम अपने आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो हमारे विकास का दर जो अभी प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो कोई 6.8% के करीब होने की उम्मीद है। इस साल शायद 7% तक हो जाए और अगले साल वो 6.8% पर हो। पीपी के मामले में जो भारत है दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बताया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका कितना बेनिफिट आने वाले समय में और मिलेगा कि और ज़्यादा ग्रोथ हो सके? देखिए, अभी तक तो सिर्फ डॉलर एक मापदंड था जिसके हिसाब से चीज़ों की कीमत सारी दुनिया में लोग आंकते थे, लेकिन कुछ सालों पहले ये निर्णय हुआ था कि जो और करेंसीज हैं उनकी परचेजिंग पावर डॉलर के मुकाबले में क्या है। जैसे मतलब एक 10 रुपये में इंडिया में क्या मिल सकता है और 10 डॉलर में अमेरिका में क्या मिल सकता है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो एक परचेजिंग पावर वाली बात होती है। तो रुपए की परचेजिंग पावर जो बड़े बड़े विकसित देशों हैं उनसे ज़्यादा है। जितने रुपए में आप गल्ला रोज़ के मर्रा के अपने राशन रिक्वायरमेंट, गले की रिक्वायरमेंट ले लेंगे और उतने रुपए में उसके पैरिटी में अगर और करेंसी से देखें तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। जैसे 1 डॉलर में अमेरिका में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में 10 डॉलर में भी बहुत कुछ मिल सकता है, अमेरिका में तो 1 डॉलर और 1 डॉलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी खास चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये जो पैरिटी करेंसीज की होती है, अभी हमारी एक पैरिटी करेंसी की है 80 रुपये का 1 डॉलर है। अब 80 रुपये में जितना सामान इंडिया में मिल जाएगा 1 डॉलर में अमेरिका में या यूरोप में कहीं नहीं मिल सकता। तो ये परचेजिंग पावर हमारी ज़्यादा है हमारी करेंसी की, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो बहुत कम आमदनी के लोग भी हैं वो भी अपना जीवन बसर आराम से कर सकते हैं और यूरोपियन देशों में या एडवांस देशों में लोग उतने पैसे में अपना जीवन बसर नहीं कर सकते। एक बात और कही गई, कोरोना के दौरान जो काम हुए या जो काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं मध्यवर्गीय गरीब लोगों के लिए, वो योजना लगातार चलती रहेगी, ये भी जिक्र किया गया है इसमें, और कितना फ़ायदा इससे लोगों को हो रहा है। देखिए, जो भारत सरकार की
गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर हैं। जो मुफ्त में राशन पब्लिक को दिया जा रहा है, गरीब लोगों को दिया जा रहा है, तो लगभग 80 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और देखिए किसानों को मानदेय दिया, जो गरीब किसान है, सतही किसान है, जिनके पास खेत कम है, उनको भारत सरकार मानदेय दे रही है, 6,000 रुपये साल की दे रही है। और ये उम्मीद किया जाता है कि शायद सरकार इस बार उसको और बढ़ाएगी। गल्ले का भी जो राशन भी पब्लिक को दिया जाता था, पहले थोड़ा नॉमिनल चार्ज होता भी था, लेकिन अब सरकार ने उसको बिल्कुल ही बगैर चार्ज के कर दिया है। ऐसे ही उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों परिवारों को लाभ हुआ। सुकन्या योजना से लाभ हुआ। जनधन स्कीम जो सरकार ने बनाई, जिसमें गरीब लोगों को पहली बार बैंकों में जाने का और अपने खाते खोलने का, तो उसमें भी अब करोड़ों लोगों के खाते खुल चुके हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है अब ये कि सरकार जो बेनिफिट गरीबों को दे रही है, अब डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफ़र कर रही है। पहले जो बिचौलिए पैसा खा जाते थे, नेता लोग पैसे खा जाते थे, अब वो स्थिति नहीं है। और राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जो पहले जिस तरह का भ्रष्टाचार था वो नहीं रहा। और जो गरीबों की स्थिति है, देखिए आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इन सब के लिए, इन सब के कल्याण की योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। और सरकार की आवास योजना है कि हर परिवार को घर मिले, और इसमें लाखों घर बनाए जा चुके हैं, जो लोगों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। तो बजट में क्योंकि एक अनुमान लग जाता है इस आर्थिक सर्वेक्षण से कि क्या मिलने वाला है देशवासियों को, इससे कुछ मोटा मोटी 5 ऐसे कोई पॉइंट की भाई भारत को ये केंद्र की तरफ से इस बार बजट में मिलने वाला, क्योंकि कल बजट पेश कर दिया जाएगा। देखिए, एक तो उम्मीद ये है कि जो किसानों को मानदेय है वो शायद बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी उम्मीद है कि इनकम टैक्स के स्लैब में काफ़ी 2-3 सालों से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है और कोई खास रिलीफ गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो इस साल उम्मीद है कि इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कितना होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। यानी बोझ बढ़ने वाला है? फिर नहीं, बोझ बढ़ने वाला नहीं है, टैक्स दर कम होंगे। अच्छा, राहत मिलेगी सरकार को। इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी। और जो विभिन्न उसमें छूट दी जाती है, जैसे निवेश के लिए जो छूट है 1.5 लाख की, तो उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार इसको बढ़ाएगी, हो सकता है 2.5 लाख तक कर दे। अच्छा, ऐसे ही जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें भी जो पैसा मिल रहा है वो मैक्सिमम जो 50,000 तक की लिमिट है उसको भी शायद बढ़ाई जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इनकम टैक्स में क्या चेंजेस होंगे। अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, सरकार ने कोई हिंट नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि जो वर्तमान लिमिट है वो कम से कम 50,000 रुपये महीने तक कर दी जाए, या मतलब साल में 6 लाख तक का इनकम एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो पब्लिक को बहुत राहत हो जाएगी। और उसके आगे के स्लैब भी ऐसे रखे जाएं कि जो कम आमदनी के लोग हैं उनको थोड़ा बोझ कम हो, जो अधिक आमदनी के लोग हैं वो पूरा बोझ उठाएं। तो इनकम टैक्स स्लैब में भी उम्मीद है की जा सकती है। दूसरी बात है कि इस बजट में जो सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी जोर है। मतलब पूंजीगत खर्चे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेल बन रहा है, ये वंदे भारत आ रहा है, सागरमाला है, और शिपिंग इंडस्ट्री में जो तेज़ी आई है, और इसके बाद जो हमारे जो हवाई अड्डे नए नए बन रहे हैं। देखिए, पीछे 7-8 सालों के अंदर 70 नए एयरपोर्ट बने इस देश में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दुनिया के नक्शे पर इंडिया एज एविएशन ग्रोथ में 3रे नंबर पर आ गई। जो हमारी हवाई यात्रा जितने लोग करते हैं तो उतने उसको देखा जाए तो हम 3रे नंबर तक पहुंच गए हैं। हवाई यातायात में बहुत वृद्धि हुई है, रेलों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन अब लगभग देश के सब हिस्सों में धीरे धीरे चलने लग जाएगी। तो जो शिपयार्ड भी मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं और शिपिंग इंडस्ट्री भी तेज़ी से बढ़ रही है। फिर कुछ उद्योग हमारे बहुत आगे निकल गए, जैसे आप मोबाइल फ़ोन देखिए। अभी थोड़े साल पहले तक तो मोबाइल हम बाहर, सारी मोबाइल बाहर से आया करती थी। आज स्थिति है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया है, और हम मोबाइल दुनिया के कई देशों को बेच भी रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं।
और अदरवाइज निर्यात में भी वृद्धि हुई है अभी, जो पिछले 6 महीने का रिपोर्ट है तो अच्छी तरक्की हुई है। हालांकि आयात भी इसके साथ साथ बहुत बढ़ा है, और ख़ास तौर से चीन के साथ बहुत आयात ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो अब सरकार इसके ऊपर भी स्टेप लेने जा रही है कि चीन से भी जो आयात इतनी तेज़ी से बढ़ा उसको हम रोकेंगे। अच्छा, इस पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है कि सीमा पर विवाद चल रहा है और आयात बढ़ रहा है, कहीं न कहीं कई सवाल उठाते हैं इस पे। हाँ, ये प्रश्न जो सवाल उठाए जाते हैं सही हैं, ठीक है, ये सवाल उठाए जाने भी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी तक चाइना से आ जाती थी, इतने बड़े पैमाने पर आयात हो रहा था क्योंकि मनमोहन जी की सरकार ने बहुत छूट दे दी थी चाइना को और बहुत ज़्यादा आयात बढ़ गया था। अब इस समय जो भारत चीन से आयात कर रहा है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का आयात कर रहा है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम समझते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनका आयात कर रहा है, जो चीज़ें अभी हमारे यहाँ उतने पैमाने पर नहीं बन रही हैं, जो हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हम उस क्षेत्र में भी जा रहे हैं। जैसे चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग है, तो अब ये बड़े पैमाने पर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने जा रही है। ये जब हमारा प्रयोग सफल हो जाएगा तो चीन से आयात हमारा बहुत कम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ग्रीन एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार और तेज़ी से होगी, पर्यावरण का भी संरक्षण होगा इससे, और इसके ऊपर भी भारत अब तेज़ी से काम कर रहा है। सोलर पावर बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है, और सरकार ने घर घर लोगों से कहा है कि अपना वो सोलर पावर लगाएं, और इसके लिए सरकार सब्सिडी देने को तैयार है। यानी आपका कहना है कि इस बार जो बजट होगा उसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की झलक पूरी तरह से दिखने वाली है, मतलब ये फोकस सरकार का भी रहता है हमेशा। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देखिए बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं अब, और जो हमारा आयात था डिफेंस इक्विपमेंट का और टैंक्स का और फाइटर प्लेन्स वगैरह का, ये सब पहले से बहुत कम हो गया। सिर्फ बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड जो लड़ाई के जहाज वहाज हैं या टैंक हैं और जो चीज़ें हैं वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। बाकी अधिकतर सामान अब देश में पैदा होने लग गया। ये पहली बार हुआ इस देश में कि मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस की सामग्री बढ़ने लगी, और सिर्फ बढ़ नहीं रही है बल्कि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम निर्यात भी करना शुरू कर दिया हमने। तो ये जो फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें। एक और सवाल, जी, विकासशील और विकास, पूर्ण तरह से विकास, उसमें अभी एक डिफरेंस है। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी हो गया लेकिन उस तबके उस दर्जे तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, अगर भारत को हम जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो हम कहते हैं भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति का आय के हिसाब से देखते हैं तो हम अभी बहुत पीछे हैं। एक औसत अमेरिकन $10,000 साल में कमाता है, एक चाइनीज़ $8,000 करता हूँ, और हम एक भारतीय का औसत साल का सिर्फ $2,000 का है। तो इस लिहाज से तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अब हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उससे 1947 तक नहीं, जब तक हम 100 साल पूरा कर देंगे आज़ादी का, तो हम भी विकसित देशों के समक्ष हो जाएंगे, जैसे अमेरिका और चीन और ये सब देश हैं। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी बहुत तेज़ी से। तो भारत फिर वो विकासशील देश नहीं रहेगा, भारत भी एक विकसित देश हो जाएगा तब तक। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है और तेज़ी से बढ़ेगी। जैसा मैंने बताया कि हमारी इकानमी इस समय सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकानमी है। यानी इस साल देखिए 6% से ज़्यादा ग्रोथ तो ऑलरेडी सारे प्रोजेक्शंस है। IMF ने भी 6.1 से 6.8 तक के बीच का ग्रोथ डिक्लेयर कर दिया है। चीन का ग्रोथ रेट 3% के नीचे आ गया है। पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट है वो 3.4% के आसपास है। उस लिहाज से देखें तो भारत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो आगे की भी प्रोजेक्शंस हैं उसमें यही है कि हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो अधिकांश देशों से ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस स्पीड से बढ़ते रहे तो जो 1947 तक हमारा जो लक्ष्य है, जो गवर्नमेंट भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम एक विकसित देश हो जाएंगे, विकासशील की कैटेगरी से हम ऊपर हो जाएंगे। एक और, आज प्रधानमंत्री जैसे कि बजट सत्र की शुरुआत हुई है तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था, जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, कि देशवासियों को इस बजट से उम्मीद है और उस पर ये खरा भी उतरेगा। साथ ही साथ पूरी विश्व की जो नज़र है वो भारत सरकार का जो बजट है
उस पर रहेगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने एक लंबे समय से एक देखा है, मोदी सरकार को भी देखा है, कांग्रेस की मनमोहन सरकार को भी देखा और तमाम ऐसी सरकारें को देखा है, उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी देखा है और बजट भी देखा। आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि 1990 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे, वो शुरुआत हो गई थी भारत को भारत की आर्थिक प्रगति के लिए। क्योंकि इसके पहले ऐसा था कि हमने अपनी इकानमी को बंद रखा था, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं थे। हम कहते थे कि जो हमें ज़रूरत है हम खुद पैदा कर लेंगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वर्षों तक हिंदुस्तान इस लायक नहीं रहा कि वो ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सके जो बाहर बेच सके और एक्सपोर्ट कर सके और बाहर से पैसा ला सके। तो इसकी वजह से डॉलर की कमी हो गई थी। आपको पता है कि 1990 में डॉलर की इतनी कमी हो गई थी कि एक महीने का पेट्रोल नहीं खरीद सकते थे हम। लेकिन जब हमने इकानमी खोल दिया उस वक्त, तब से भारत की जो विकास की गति है वो तेज हुई। बाकी मोदी सरकार के आने के बाद उसमें बहुत अधिक तेजी आई। 8 साल के अंदर जितनी प्रगति हुई है इतनी 60 साल में नहीं हुई थी। अब हवाई अड्डे का ही देख लीजिए, जितने हवाई अड्डे 60-65 साल में बने उतने खाली 8 साल में बन गए। तो इतनी तेज़ी से हवाई यात्रा बढ़ी। ऐसे ही ट्रेनों का मॉडर्नाइजेशन हुआ और फास्ट ट्रेनें पूरे देश में अब चलने लग गई हैं। ऐसे हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है बहुत बढ़ गई। अब ऑटो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इस समय 6% के ऊपर चला गया और भारत इस स्थिति में है कि वो दुनिया के तमाम देशों को कारें, मोटरसाइकिल और ये सब 3 व्हीलर्स और ये सब चीज़ें बेचने की स्थिति में और बेच रहा है, और उससे हमारे पास धन आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी जो इमेज थी दुनिया में वो बहुत बदल गई है। देखिए, भारत के पास इस समय भारत तो फॉरेन एक्सचेंज के मामले में 5वीं सबसे बड़ी ताकत हो गई। जितनी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में अब आज है और दुनिया के सिर्फ 4 और देश हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा है। जबकि हमारे सब पड़ोसी ऐसी स्थिति में आ गए कि दिवालिया हो रहे हैं, उनके पास महीने 2 महीने के पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है। हमारी ये स्थिति है कि इस समय 500 बिलियन डॉलर से अधिक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारत के ऊपर विश्वास बढ़ा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है दुनिया के अंदर। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, मोबाइल के मैन्युफैक्चर में हम दुनिया नंबर 2 पर आ गए हैं। आईटी में ऑलरेडी हम बहुत आगे हैं। भारत को आईटी का किंग कहा जाता है। जो अमेरिका में जो सबसे बड़ा शहर, जो आईटी का सबसे बड़ा हब है, वहाँ 1/3 से अधिक तो भारतीय हैं जो अमेरिका की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को चला रहे हैं। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके डायरेक्टर हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इस तरह से हैं। और जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है उसमें हमारी गवर्नमेंट कंपनीज भी आने लग गई हैं। अब हमारा ये इंडियन ऑयल है और कई कंपनियां हैं जो उस लिस्ट में आ गई हैं। बाकी प्राइवेट कंपनियां बहुत आ गई हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं वो भी, उनकी कंपनियां भी फोर्ब्स की लिस्ट में बहुत आ रहे हैं। अडानी अभी 3रे नंबर पर आ गए थे, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ गई, उनकी डैमेजिंग रिपोर्ट आ गई तो 11वें नंबर पर खिसक गए। लेकिन ये सब दिखाता है कि हमारे यहाँ एक ऊर्जा है हमारे उद्यमियों में कि वो किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। और जो पहले सोचा जाता था कि भारतीय ऐसा क्या कर देंगे, कहाँ ऐसे विकसित नहीं हो पाएंगे, अब वो परसेप्शन बदल गया। जब सारी दुनिया परेशानी में है उस समय भारत उनकी मदद कर रहा है। एक आखिरी सवाल, कल बजट आने वाला है, तो लोगों के लिए राहत भरा होगा या फिर कोई परेशानी खड़ा करने वाला है, फिर से बोझ बढ़ने वाला, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, अब तो 1 साल में चुनाव होना है पार्लियामेंट का। 9 महीने में चुनावी बजट भी कह सकते हैं जी। अभी 8-9 महीने में अभी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं थोड़े दिन बाद। तो सरकार तो लोक लुभावन बजट ही लाएगी और इसमें पब्लिक को रिलीफ होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स में भी रिलीफ आएगी, किसानों का मानदेय बढ़ेगा और जो गरीबों की कल्याण योजनाएं हैं वो सब चलेंगी और उसके आगे भी गवर्नमेंट कुछ वो पब्लिक को देगी ताकि पब्लिक को राहत हो। और एक ख़ास चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि नए बजट में इसके लिए भी कुछ प्रावधान होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर ललन प्रसाद केसरी जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बजट होगा ये राहत भरा होगा, क्योंकि चुनाव भी है, तो ऐसे में सरकार का फोकस चुनाव को लेकर तो है ही है, साथ ही साथ लोगों को भी अपने भरोसे में लाना और साथ ही साथ लोगों को राहत देना, ये इस बार जो बजट है उसमें देखने को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं बजट जो है राहत भरा देशवासियों के लिए होने वाला है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।